हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। अहमदाबाद की आयशा को अभी हम लोग भूल नहीं पाए थे। लोगों के जहन से आयशा नहीं निकल पाई कि एक और महिला सफीदों में दहेज की बलि चढ़ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरप्रीत कौर की, जिसके पति और ससुराल वालों पर जहर देकर जान से मारने का आरोप लगा है। कहते हैं एक औरत के कई रूप होते हैं। जब वो पैदा होती है तो वो एक बेटी होती है, फिर बहन, फिर पत्नी और फिर मां बनती है। इस पूरे चक्र में उसे तरह तरह की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सफीदों में महिला बैंक कर्मचारी के साथ ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला कर्मचारी की जहर के प्रभाव से शुक्रवार रात पानीपत के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पति पर जहर देने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता की शिकायत पर सफीदों शहर थाना पुलिस ने पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जबरदस्ती जहर देकर मारने के मामले में केस दर्ज किया है। तो मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी, नवंबर 2016 थी शायद डेट। 5-6 साल हो गए इसकी शादी को। इन-लॉज बहुत दुखी करते थे। पहले डॉरी के लिए बहुत दुखी किया हुआ है और अब मेरी सिस्टर है ये, इसको सुसाइड करना पड़ा। या हमें नहीं पता सुसाइड कर रहा है या उन्होंने मारा है, कुछ नहीं पता। तो ये इसके साथ हुआ है। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी हरप्रीत कौर की शादी 1 दिसंबर 2015 को सफीदों के रामपुरा रोड निवासी प्रभप्रीत के साथ हुई थी। उनकी बेटी हरप्रीत और उसका पति प्रभप्रीत दोनों ही पंजाब नेशनल बैंक में लगे हुए थे। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसकी हरप्रीत को दहेज के लिए तंग करते थे। दहेज में छोटी गाड़ी देने पर ताना मारते थे। इससे उसकी बेटी मानसिक परेशानी झेल रही थी। ये रात को सानू फोन आया, पता लगा कि भाई ये हॉस्पिटल एडमिट है। इत्थे आए हैं तो जो पहुंचे तो इत्थे डेड हो चुकी थी साडी भैन। पता लगा कि मैंने जहर दिता है तो जहर भी ऐसा इहदा हसबैंड है, यदी मदर हैगी है मुंडे की, तो यदी 2 भैणां ने मुंडे दियां। एक भैन नाल ही रहिंदी है इन्हां दे एक घर दे विच। उन्होंने तिन्हां ने चारियां ने मिल के बड़ा परेशान किया सानू 5 साल को। डावरी वास्ते लगातार इन्हूं प्रैशराइज करते सी कि भाई सानू पैसा दे पैसा दे पैसा दे। उस तो बाद इन्होंने मारना करना। मुंडा जिहड़ा मारदा करदा सीगा, माँ की गल दे उत्ते आके ते भैन की गल दे उत्ते आके ज़्यादा मारदा करदा सी। इन्हें बहुत मैंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सारा किया, हर टाइम तो किया। एक बच्ची अपने आप PNB बैंक में मैनेजर सीगी, उसके बावजूद भी बड़ा तंग करता सी। बेटी परेशान होके बेचारी अपने घर आ गई। इन्हें अपनी पोस्टिंग भी चेंज करा ली कि मैंने बहुत परेशान किया इस बंदे ने। उस तो बाद फिर ये बंदा आया साडे घर कि जी मैं दोबारा रखा कुड़ी नूं, बहुत रखांगा, वधिया तरीके रखांगा। बस वो कहते फिर इन्हें फिर दोबारा प्रेशराइज करना शुरू करता, मारना शुरू करता। ये बड़ा परेशान करता सी उन्होंने, फिजिकल मैंटल टॉर्चर सारा करता सी एक तरीके नाल। तो बड़ी बेचारी परेशान हो गई थी। ये दिक्कत साडे नाल हुई है। हुण कल आया तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया। एडमिट कराने तो बाद भज गया। असीं इत्थे आए, साडा ये नज़र नहीं आया सानूं। और जब हॉस्पिटल वाले जो फोन कर रहे हैं, फोन की पिया सीडी फुटेज हॉस्पिटल तो मिल जाएगी उस बंदे की। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हरप्रीत का पति अपनी पत्नी को पानीपत अस्पताल में एडमिट कराकर गायब हो गया था, जिसके बाद उसे कई बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, ना ही फिर वो लौट कर आया। बाद में विवाहिता के मायके पक्ष को इसकी सूचना मिली तो वो अपनी बेटी को देखने अस्पताल आए, लेकिन तब तक जहर के असर से महिला की मौत हो चुकी थी। बीते दिनों अहमदाबाद की आयशा ने भी दहेज के चलते खुदकुशी को गले लगा लिया था, जिसके बाद ये सवाल बार बार मन में आ रहा था कि दहेज के चलते और कितनी अबलाओं को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सफीदों की हरप्रीत की मौत ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये दहेज का दानव कितने दिनों तक मासूम लड़कियों को मौत की आग में झोंकेंगे। आखिर कब तक महिलाएं यूं ही जलाई जाती रहेंगी या उन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो आखिर दहेज का दानव और कितनी जिंदगियां ले लेगा और क्यों दहेज की बली बेटियां चढ़ेंगी, इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान। हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। पहले अपडेट ले लेते हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, पकड़ा या नहीं पकड़ा दहेज के दानवों को, बताएं जितेंद्र। देखिए अनामिका, मैं बता दूं कि इस मामले में जो है पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है और उनकी पकड़ जो है जारी है। वहीं सफीदों के जो एसएचओ हैं वो भी लगे हुए हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की ये घटना हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। आरोपी पति ही फरार है या पूरा ससुराल पक्ष ही गायब है? देखिए अनामिका, इसमें जो है आरोपी पति जो था और उसके जो माता पिता थे वो लोग भी फरार हैं। और 2016 में जिस तरीके से शादी हुई थी, ये महिला जो है पीएनबी के अंदर नौकरी करती थी, उसके पति भी बताए जा रहे हैं कि वो भी बैंक में जो है कर्मचारी थे। और इसको लेकर इनका आपस में जो है दहेज को लेकर जिस तरीके से इसको प्रताड़ित किया गया और उनके भाई ने और उनकी भाभी ने कैमरे के सामने बोला कि हमने कई बार कोशिश की अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, पानीपत के हॉस्पिटल में वो एडमिट करवाते हैं और रात को जो है वो उनका निधन हो जाता है और पति जो है छोड़कर फरार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शक शुबा यही लगता है कि सफीदों का मामला होकर पानीपत में लाया गया और पानीपत में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको रखा गया जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना। गली मोहल्ले में वो प्राइवेट। ठीक है। इस तरह के केस में अमूमन जितेंद्र, इस तरह के केस में अमूमन हम ये देखते हैं कि डॉक्टर पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं और उसके बाद मरीज का इलाज करना वो शुरू करते हैं। पहले ही कह दिया जाता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये केवल फिल्मों में नहीं होता है, ये हकीकत में भी होता है। नहीं होता है तो होना चाहिए। क्या डॉक्टर्स ने पुलिस को बुलाया? चूंकि परिजन कह रहे हैं कि हमारे पहुंचने तक तो हमारी बेटी जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी। पुलिस क्या उनसे पहले वहां पर पहुंची? पुलिसिया कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है यहाँ पर। बिल्कुल अनामिका, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो महिला है हरप्रीत कौर, इनके पति जो है इनको लेकर आए थे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और इसका इलाज करवाया जा रहा था। लेकिन अचानक जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो तबीयत खराब होने के बाद वो एकदम से उसको छोड़कर चले गए। वहीं डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। उसके बाद जो है उन्होंने रेफरेंस लिया उनके परिजनों का और परिजनों ने जो है शिकायत की पुलिस को। जब जाकर मैं दोहरा देती हूँ मेरा सवाल। जब डॉक्टर को पता चला कि जिस पेशेंट का वो अभी इलाज करने वाले हैं उसको जहर दिया गया है, चाहे उन्होंने जहर खुद खाया हरप्रीत ने या दिया गया, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन दहेज की बलि चढ़ी हरप्रीत को और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहर जब बॉडी में थी तो डॉक्टर्स ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पुलिस को तुरंत? और अगर किया तो पुलिस लेट क्यों पहुंची? कैसे फरार हो गया आरोपी वहां से? देखिए यही जो है जांच का विषय है। बिल्कुल जो प्रश्न उठाया है वो बिल्कुल ठीक उठाया है। और हमने डॉक्टरों से खुद पूछा था कि आखिर एक महिला जो है, अगर परिजन उस पर लगा रहे हैं, ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि इसको जहर दिया गया, तो आप लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? डॉक्टर का कहना था कि मामला जो है परिजन भी वहां पर पहुंच गए थे और उसका पति भी हमारे साथ था। हमें नहीं पता था कि इस तरीके का ये बनने वाला है कि उसका पति जो है छोड़कर फरार हो जाएगा। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद ही उसके परिजन आ गए, मौके पर पहुंच गए। जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं अभी ये जानना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पुलिस धरपकड़ की कोशिशें कर रही है, कितनी टीमें बनाई गई, क्या कोशिशें कर रही हैं? क्योंकि अब इस तरह के वाकये नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। आयशा को हम भूले नहीं, हरप्रीत कौर सामने आ गई। ये जो दर्जनों एग्जाम्पल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा एक दुखद चीजें हैं जिसे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। दहेज एक कैंसर जनित अवस्था में लेकर जा चुका है समाज को, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पुलिस ने कितनी टीमें गठित की, धरपकड़ के लिए क्या कर रही है? केवल एफआईआर दर्ज करने से मामला नहीं दबेगा। अच्छा जितेंद्र, आवाज मिल रही है क्या आपको? चले एक बार फिर मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी। ये जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सामाजिक तौर पर भी
जागरूक होने की जरूरत को बल देते हुए खबर है कि अगर हम 21वीं सदी में भी बात कर रहे हैं कि दहेज के दानवों का क्या करें, इनका क्या इलाज है, तो ये हम सभी का फेल्योर है। हम नहीं दहेज के दानवों से पार पाए, ये हम सभी को बैठकर सोचना होगा। और खासकर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर लोगों के जहन में आपका खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है। अगर सवाल पहुंचा हो पुलिसिया कार्यशैली को लेकर, धरपकड़ की कोशिशों को लेकर, टीमों के गठन को लेकर, जितेंद्र तो जवाब दे। देखिए, इसमें इतने लोग हैं, ये सिर्फ एक जो है ये प्रश्न बना रहता है और इसके लिए हम भी मुख्य दर्शक बने रहते हैं, क्योंकि हमें ही उन लोगों से पूछना पड़ता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो कि इसमें क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये हकीकत है कि एक जो महिला थी वो कहीं ना कहीं दहेज की बलि चढ़ गई और इस मामले में अब क्या जांच होती है, क्या नहीं होता। देखिए, एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया और जिस तरीके से अब जांच का विषय है, तो जांच अपने तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती है। ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। सुस्त रफ्तार नहीं होगी। इस सुस्त रफ्तार जांच में और दहेज की बलियां हम नहीं चढ़ने देंगे। पुलिस को खुलकर बोलना होगा, बताना होगा कि इस केस पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं। बहरहाल पीड़ित पक्ष से आपकी जरूर बात हुई है। जितेंद्र, आप बताएं कि पुलिसिया कार्यशैली से पीड़ित परिवार संतुष्ट है क्या? देखिए, पीड़ित परिवार ने ये कहा कि देखिए, हम फोन करते हैं, उनको पहले आना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को पहले आना चाहिए था। उन्होंने रो रो कर गुहार यही लगाई है कि जिस तरीके से हमारी लड़की जो है दहेज की बलि चढ़ गई है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, और उनका सीधा सीधा आरोप था कि पुलिस ने हमें सहयोग नहीं दिया। अगर पुलिस सहयोग देती तो वो मौके पर पहुंचती और कहीं ना कहीं उसका पति भी पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस जो है जिस तरीके से पुलिस का डिले होना और परिजनों का आना, परिजनों का फिर बाद में सपीतो जाना और वहां से उसको लेके आना, तो आप समझिए कि एक परिवार में जो है एक बेटी जो है उनकी मृत पड़ी हो और उसके लिए वो बार बार जो है पानीपत से सपीतो जा रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं। आपको बीच में कालीराम हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़ गए हैं। कालीराम जी, एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई है, क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? हाँ जी बोलो जी। सर, सवाल नहीं सुना, मैं दोहरा देती हूँ। हरप्रीत कौर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं हम। दहेज की बलि चढ़ी ये बेटी, गुनहगारों को सजा कब? ये क्या हो रहा है क्षेत्र में, ये क्या हो गया समाज को? हाँ, हमारे क्षेत्र में हुआ जी, ये बहुत बुरा हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं बिल्कुल। और इसमें बिल्कुल सरकार दोषियों को सजा दिला करके रहेगी। और हमारी जो बेचारी लड़की है उसके साथ जो हुआ है, अन्याय हुआ है, बेचारी लड़की नहीं थी वो बेचारी अबला नारी नहीं थी, बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, फिर भी दहेज के लोभियों ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हाँ जी बिल्कुल जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी। सर, केवल घोर निंदा से काम नहीं चलेगा ना सर, पुलिस का खौफ होना चाहिए लोगों के भीतर। अगर मेरे दिमाग में कोई भी खुराफात चल रही है कि मैं किसी गैर कानूनी काम को अंजाम दूं, तो मुझे डर होना चाहिए पुलिस का। ये स्थिति क्यों नहीं है? बिल्कुल जी, पुलिस उसको सजा दिला करके, देखो पुलिस का काम जो पुलिस करेगी, उसके बाद कोर्ट उसको न्याय देगी लड़की को। हमें पूरा विश्वास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्बास खान हमारे साथ SHO जुड़ गए हैं। अब्बास खान साहब, आपसे जानना चाहती हूँ कि हरप्रीत कौर के केस में कहाँ तक आप पहुंचे आगे? हरप्रीत कौर के मुकदमे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया है और डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है परिवार वालों को। और इसमें हमने 3 टीमें बनाई हुई हैं, जो भी नामजद आरोपियां हैं उन सबके ऊपर घरों को दबिश दी जा रही है और जल्दी से जल्दी हम इनको ट्रेस करेंगे, राउंड अप करके इनको अच्छी सजा दिलवाएंगे। क्या आपको डॉक्टर्स ने फोन किया था कि एक जहर वाला मामला सामने आया है? जी हाँ, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मेरा सवाल नहीं है अब्बास खान। SHO साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या हॉस्पिटल से आपको फोन आया था कि इस तरह का एक केस सामने आया है जब हरप्रीत कौर जिंदा थी? क्या आप पहुंचे थे इलाज के दरमियान, या जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि आप लोग लेट पहुंचे वो आरोप सही है? नहीं, हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। हमारे को इन्होंने प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में दिखाया था, इनको सरकारी में नहीं दिखाया था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं और ये सीधा ही पानीपत ले गए, तो वहां से हमें ये छूट तो नहीं है ना कि इस तरह के केसेस को पुलिस से छुपाए? फोन तो आना चाहिए था आपको, आपने डॉक्टर्स को तलब नहीं किया? बिल्कुल आने नहीं। आपने क्यों नहीं पूछा डॉक्टर से?
जो हरप्रीत कौर का जो पति है, इन्होंने सारी बदमाशी करी है। ये इन्होंने किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया है पहले, और फिर जब जैसे पानीपत हॉस्पिटल में गए हैं बालाजी में, तो वहां पर उन्होंने रुका भेजा है हमारे पास। उनके बाद जो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ये डेथ का आ गया है। पुलिस ने कार्रवाई करी है, मौके पर कार्रवाई करी है। मान ली आपकी बात, जो जान ले सकते हैं दहेज के नाम पर वो ऐसी बदमाशी कर सकते हैं, फिर भी आपने क्या, जो डॉक्टर, जो टीम, जो हॉस्पिटल हरप्रीत कौर का इलाज कर रहा था नहीं बचाया जा सका, वो अलग बात है, आपने उनको तलब किया, पूछा कि पुलिस स्टेशन फोन क्यों नहीं किया जहर वाले मामले में? ऐसा है, अभी तफ्तीश चल रही है और इन्हें सभी एंगल पर मतलब अभी तक नहीं पूछा, मतलब अभी तक नहीं पूछा। आपकी 3 टीमों के गठन का हम क्या करें सर? आपने 3 टीमें गठित की, फायदा क्या मिला? हमने पूछा है, अभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तुरंत हम इसमें, अभी डीएसपी साहब भी इसको देख रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रायोरिटी जो है, हम मुलजिमों को ट्रेस करने का है। हम जितने जल्दी मुलजिमों को 5 बार सवाल पूछने के बाद अब आप कह रहे हैं कि पूछा है। साफ दिख रहा है सर कि आप इसको, मतलब इस सवाल से या तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूछा है तो क्या जवाब मिला, मुझे बताइए। डॉक्टर्स पर क्या एक्शन लिया? नहीं, पहली प्रायोरिटी मैंने आपको बताया ना, अभी वो उस स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। अभी वहां तक हमारी पूछताछ नहीं पहुंची है और तफ्तीश का हिस्सा है, नहीं पहुंची है। बता देंगे। लेकिन आपको ये तुरंत प्रभाव से पूछ लेना चाहिए था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के वेट के बाद आप डॉक्टर से पूछेंगे, ये मुझे समझ नहीं आया सर। नहीं मैडम, पहली प्रायोरिटी है वो ठीक हमारी, अगर हो सकता है तो जितने जल्दी हम जो मेन मुलजिम है उनको राउंड अप कर लें। पहली प्रायोरिटी तो सर ये भी होनी चाहिए थी कि किसी के जहन में अपराध करने का ख्याल भी ना आए। हाँ, कोशिश यही रहेगी, ऐसी बड़ी सजा पर नहीं रही ना सर, हरप्रीत कौर नहीं रही, आपकी ये कोशिश नहीं रही, इसलिए हरप्रीत कौर नहीं रही। आप डर नहीं बिठा पाए लोगों के जहन में कि कानून का डंडा घूमेगा तो सारे आपराधिक ख्यालात जहन से निकाल देगा। मानते हैं? ये तो एक ऊपरता है, लोग करते हैं। अब पुलिस तो अपना काम करती है, पुलिस राउंड अप करती है, मौके पर सर ये तो बहुत अजीब बयान दे रहे हैं कि लोग करते हैं, पुलिस अपना काम करती है। मतलब अपराध होते रहे, पुलिस तो काम कर ही रही है, ये कह रहे हैं? अपराध को रोकने के लिए हम सबसे ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के हक में अपराध हो गया तो आपको तो सर रोकना ही पड़ेगा। सबूत इकट्ठे करते हैं। अपराध हो गया तो आपको तो रोकना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। लेकिन अपराध ना हो, अपराध ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं, किया होता तो हरप्रीत जिंदा होती। ऐसा तो साहब रोकेंगे, अपराध को रोकने के हर प्रयास करेंगे। हम लोगों को जागरूक सर, इसके लिए क्या मुहूर्त निकलेगा? बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि कैसे रोकेंगे? दहेज के दानवों के भीतर डर कैसे बिठाएंगे? मुझे बताएं आप। इनका डर तभी, जो हमारी जुडिशरी इनका ये मामला है, हम अच्छे तरह से सबूत कलेक्ट करके इनको सबूत के साथ इस चालान को भेजेंगे तो इस अच्छी सजा मिलेगी। ये केस पहली नजर में दहेज का साफ दिख रहा है। आपने FIR भी दर्ज किया। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि धाराएं कौन सी लगाई हैं। जो 3 टीमें आपने गठित की हैं, उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं आप इन लोगों को? पकड़ लेंगे मैडम, जल्दी पकड़ लेंगे हम इनको। आप जितना टाइम लेंगे सर, आप जितना टाइम लेंगे उनको भागने के लिए स्पेस मिलेगा, मौका मिलेगा। नहीं भाग के जाएंगे, कहाँ भागेंगे? नहीं भागने देंगे। हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं इस पर फिलहाल। सीआईए हमारी लगी हुई है, हमारी थाने की 2 टीमें काम कर रही है, साइबर सेल काम कर रहा है। सभी एंगल से हम इनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। जहाँ भी इनके मोबाइल लोकेशंस वगैरह हैं, जो भी हमारे गुप्तर वगैरह है, सभी तरह से हमने इस पे लगाए हुए हैं। हम इसमें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, कितने नामजद हैं? क्या धाराएं लगाई हैं आपने? 6 नामजद हैं इसमें। 304 की है, 498 है, 328 है, 34 IPC के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक और आयशा, एक और हरप्रीत कौर को हम नहीं देखेंगे, इसके लिए आप भरोसा देते हैं? कंफर्म भरोसा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। देख लीजिए सर, मैं फिर जोड़ लूंगी फोन पर आपको जी, मैं फिर जोड़ लूंगी सर फोन पर आपको। बाढ़ की तरह खबरें आ रही है ये। कोई बात सर, बात कैसे नहीं है? बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं, मैंने ये सब कहा कोई बात नहीं। मैं यूँ कह रहा हूँ, आप जोड़ने की बात करें, फिर जोड़ लेना, उसके लिए मैंने कहा। पीड़ित पक्ष कह रहा है कि आप लोग लेट पहुंचे। हम आपसे अब ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब इसमें और ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया, चलिए, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। राज्य महिला आयोग की कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, हरप्रीत कौर को लेकर मैं बात कर रही हूं। दहेज की बलि एक और बेटी चढ़ी। सफीदों की इस बेटी को अब इंसाफ का इंतजार है।
प्रीति भारद्वाज। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहाँ पर एक पति से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि अपनी बीवी को इस प्रकार से छोड़ के और मरने के लिए छोड़ जाएंगे। आयोग बहुत दुखी फैमिली से फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट। आयोग संज्ञान लेते हुए इस मामले को आगे कार्रवाई जो उचित कार्रवाई बनती है उस पर काम करेगा। लोगों की हिम्मत कैसे होती है इस तरह के कुकृत्यों को अंजाम देने की? क्या जान इतनी सस्ती है क्या? ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के जहन में पुलिस प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? क्या दहेज का कानून जिसकी हम सख्ती की बात करते हैं वो अब बौना साबित हो रहा है क्या, या कानून में और ज्यादा सख्ती की जरूरत महसूस करती है प्रीति भारद्वाज? देखिए, इसमें दहेज एक मेन चीज नहीं है। यहाँ पर एक मानसिकता इतनी खराब है कि यदि उसको अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं था तभी तो उसको मरने के लिए छोड़ के गया। तो यहाँ पर मानसिकता ही खराब है उनकी, परिवार वालों की, और तभी इस प्रकार से जहाँ दहेज का लालच आ जाता है वहाँ प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते। आपने कहा दहेज मेन चीज नहीं है, प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही है। दहेज की बलि चढ़ी है हरप्रीत कौर। छोटी गाड़ी को लाने को लेकर और शादी के पहले दिन से लेकर अभी तक के मामलों का जिक्र हरप्रीत कौर के अब परिवार वाले कर रहे हैं, और जिक्र करने के सिवा उनके पास अब कोई और चारा भी नहीं बचा है। उनको इंसाफ का इंतजार है मैडम, दहेज का ही मामला है। नहीं प्रीति भारद्वाज, केवल सॉरी बोलने से कि हम सॉरी हैं इसके लिए खेद प्रकट करते हैं नहीं लौट कर आएगी हरप्रीत कौर, और आपकी तफ्तीश को आप त्वरित गति दे देंगे तो भी नहीं लौटेगी, लेकिन इंसाफ देना होगा। एक और आयशा, एक और हरप्रीत को हम नहीं देखना चाहते, नहीं देखेंगे। पूछेंगे सवाल तब तक पूछेंगे जब तक सलाखों के पीछे हरप्रीत कौर के दोषियों को नहीं देख लेते। तो हरप्रीत के हत्यारे को सजा दो तब तक कहते रहेंगे जब तक, हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि हरप्रीत के दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं देख लेते।